हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको पूरे साल फिजिक्स का रिवाइज सिलेबस का हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर मिलने वाला है। और रिवाइज सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं 2020 और 21 के फिजिक्स सीबीएसई सिलेबस में, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और साथ में हर वीडियो में आपको अपनी नॉलेज चेक करने का एक मौका मिलेगा। कैसे? आपको हर वीडियो के एंड में एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और आप क्लिक करते ही आपको वीडियो से रिलेटेड टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन एमसीक्यू क्वेश्चन को वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं और आपने वहाँ पर अपने आंसर सबमिट करवा सकते हैं और इंस्टेंटली यू विल गेट द रिजल्ट एंड यू कैन शेयर योर रिजल्ट इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आपने जो फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो भी आपने स्टडी की है उसमें जो चार्जेस थे वो रेस्ट पोजीशन पर थे, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। इसमें जो भी हम स्टडी करेंगे उनमें चार्जेस जो हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक करंट। हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ flow of electric charge through any cross section of the conductor. Here we assumed a cross section area of a conductor. We have a conductor and this is the cross section area of conductor which I have shown here. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस जो हैं वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। तो कितना चार्ज गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट इट इज़ ए, सो कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं एवरेज करंट। व्हाट इज एवरेज करंट? द अमाउंट ऑफ चार्ज, let that amount of charge which is passing through the cross section area A is delta Q. Delta Q is the amount of charge that is passing through this cross section area. For what time interval? That is passing for time interval delta t. So this is the average current, the current which is passing through और टाइम इंटरवल डेल्टा टी। यू कैन रिप्रेजेंट आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास टाइम है 9:05 हुए हैं अभी, और उस टाइम जो चार्ज है वो कितना पास हुआ है? लेट द चार्ज पासिंग इज Q1। लेट 20 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद कुछ सेकेंड्स बीते, कुछ टाइम पास हुआ। सो लेट नाउ द टाइम इज 9:10 और उस टाइम जो चार्ज की वैल्यू है लेट इट इज़ 25 कूलम। सो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? यहाँ पे लेट द टाइम इज T2। सो ये वैल्यू अगर हम अपना एवरेज करंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? Q2 माइनस Q1। वट इज़ Q2? 25 कूलम। एंड वट इज़ Q1? दैट इज़ 20। ओके, एंड वट इज़ योर T2? T2 इज दैट सेकेंड टाइम, दैट इज़ 9:10 जब हुए थे, तो वो वाला टाइम हम लेंगे यहाँ पे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहाँ 9:05 और यहाँ पे 9:10। सो 10 माइनस 5, T2 माइनस T1। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर ओनली द सेकेंड्स। सो 25 में से 20 गए 5 एंड 10 माइनस 5 दैट इज ऑल्सो 5, 5, 5, 1। सो 1 एम्पियर जो है करंट है वो पास कर रहा है। एवरेज करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। सो इस तरह से हम एवरेज करंट निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का। और यू कैन से द टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज योर एवरेज करंट। नेक्स्ट टर्म इज इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंट मीन अ पर्टिकुलर टाइम, करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे मान लीजिए 9:10 हुए और 9:10 हुए हैं, तो उस टाइम कितना चार्ज एट पर्टिकुलर 9:10 पर कितना चार्ज पास किया? सो दैट इज़ योर इंस्टेंट। 9:10 पे कितना करंट है, 9:11 पे कितना करंट है, दैट इज़ योर इंस्टेंटेनियस करंट। एंड दैट इंस्टेंट इज़ वेरी स्मॉल, दैट मच स्मॉल कि ऑलमोस्ट
Q टेंस टू 0, मतलब जो तुम्हारा टाइम इंटरवल का जो इंस्टेंट है वो हो सकता है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड. सो दैट्स वाई वी यूज टू राइट Q टेंस टू 0, मीन्स ऑलमोस्ट इट इज टेंडिंग टू 0. So that is your instantaneous current, and we used to represent it dq by dt. What is dq by dt? Rate of change of charge, rate of flow of charges. So in the mathematical equation we will use here dq by dt. This d by dt is known as rate of change. Okay, so next is करंट कैरियर्स. नाउ अब करंट फ्लो कर रहा है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, सब जगह करंट फ्लो कर सकता है. जो भी चार्ज कैरियर्स करंट को फ्लो करवाते हैं उनको हम बोलते हैं करंट कैरियर्स. चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज़ लेकर जाती है. सो लेट्स डिस्कस दिस वन. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड्स. सॉलिड्स में भी कंडक्टर्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकती हैं. कंडक्टर्स में मेटल्स हो सकती हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑल दीज आर मेटल्स. सो उनमें क्या होता है, यू नो, इनसाइड द एटम व्हाट इज देयर, न्यूक्लियस इज देयर. और न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. लाइक सोडियम. सोडियम के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है. और थोड़ी सी एनर्जी जब इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो वो लूज करता है, सोडियम इसको लूज कर लेता है एनर्जी गेन करने के बाद. सो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो इजीली कहीं से भी एनर्जी मिलती है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज होता है एटम का, तो वो इजीली जो है न्यूक्लियस से अपनी बॉन्ड को तोड़ देते हैं और इजीली दूसरी जगह, दूसरे एलिमेंट्स में एंटर कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो इन द सॉलिड्स like conductors, metals, sodium, aluminium. So these are the solids things, and valence electrons are responsible for the conduction. Similarly in the liquids, we will take here example of sodium chloride solution. Sodium chloride solution, it is in the liquid form. So sodium can dissociate in sodium positive ion and the chlorine negative ion. So these are ions. So in the liquids, ions are the responsible for the current carriers. Next one is the gases. Gases in the normal situation at normal temperature, these are behaving like insulators, means there will no flow of the current through the gases. But under normal condition there are no charge carrier as they are insulator. But अगर हम कुछ specific condition अप्लाई करें, जैसे कि अगर हम गैसेस का हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, ओके, हाई वोल्टेज दे दें, इस तरह से कंडीशन बनाएं कि उनको हाई वोल्टेज दे दी जाए और प्रेशर क्या दिया जाए, लो प्रेशर की कंडीशन अप्लाई कर दी जाए, और अंडर द एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, और ऊपर से एक्सरे को एक्सपोज कर दिया जाए. मतलब ये सारी कंडीशन जब हम देते हैं गैसेस को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो गैसेस हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं. एंड दैट टाइम दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन ऑफ द गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट. सो हियर दीज आर द करंट कैरियर्स. नाउ नेक्स्ट वी विल discuss what is current. Is it a scalar or a vector quantity? Because current has a direction, so someone will think it is a vector quantity. So let's see whether it is a scalar or a vector quantity. So here you can see we have wire, और इसमें देख सकते हैं आप from this first wire 4 ampere current enter कर रहा है, and the second wire 3 ampere current जो है वो एंटर कर रहा है, और दोनों करंट यहाँ मीट कर रहे हैं. और जो थर्ड वायर है उसमें से इन दोनों का सम जो है वो 7 एम्पियर करके करंट जो है बाहर निकल रहा है. सो हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप एक एमीटर लीजिए और इस वायर के पास कनेक्ट कर दीजिए, आप देखोगे इसमें करंट 4 एम्पियर शो हो रहा है. फिर इसके पास जाइए, यहाँ पे करंट चेक किए, इसमें से 3 एम्पियर हो रहा है. उसके बाद थर्ड टाइम आपको यहाँ पे एमीटर लगाना है और देखना है कि नेट करंट कितना आ रहा है. तो जब आप यहाँ पे एमीटर लगा के देखोगे तो यू विल सी द करंट वैल्यू 7 एम्पियर. आपको 7 एम्पियर करंट यहाँ पे मिलेगा. Okay, so when you will check with the ammeter 3 plus 4 is equal to 7 एम्पियर. और आपको अगर स्केलर एडिशन के बारे में नॉलेज है तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है स्केलर एडिशन, तो उसमें आपने देखा होगा कि इन स्केलर एडिशन हम सिंपली जैसे मैथ्स में अलजेब्रिकल सम करते हैं वैसे इसमें करते हैं. तो 3 plus 4 इज इक्वल टू 7 एम्पियर. सो करंट जो है वो 7 एम्पियर आ रहा है और ये स्केलर एडिशन को फॉलो कर रहा है. ओके, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम इसको कैसे सॉल्व करते. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम क्या करते, दिस इज 4 एम्पियर एंड दिस इज 3 एम्पियर. ओके, करंट यहाँ से और यहाँ से आ रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें एंगल देखना पड़ता है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट होगा
दैट विल बी द टोटल ऑफ दीज टू करंट. सो अगर हम देखा जाए इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. एक तो ये वाला मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें आपको 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 into 4 into 3 and the angle between the two. What is the angle between the two? This 90 डिग्री एंगल. दोनों के बीच में 4 एम्पियर और 3 एम्पियर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0. सो दिस टर्म, ये जो टर्म है ओवरऑल क्या हो जाएगी, 0. एंड 4 4 द 16 प्लस 9 यू विल गेट 25. रूट ऑफ 25, एक्चुअली दिस इज द रूट. सो यू विल गेट 5 एम्पियर करंट. अगर आप वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं तो आपको 5 एम्पियर रिजल्ट मिलना चाहिए. लेकिन एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली जब आप एमीटर से मेज़र करते हो तो आपको यहाँ पे जो करंट मिलता है वो 7 एम्पियर होता है. तो इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर हमने डिफाइन करना है, ये वेक्टर है, स्केलर है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए. फर्स्ट जो थिंग है, उस चीज़ के पास डायरेक्शन होनी चाहिए. ओके, तो करंट के पास डायरेक्शन तो है, दैट इज़ करेक्ट. करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है 4 एम्पियर. ओके, सो 4 एम्पियर जो है वो करंट का मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन, किसी वायर में करंट की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो एक तीसरी चीज़ और भी है जो डिफाइन करती है कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है. तो उसमें आप देख सकते हैं दिस थिंग, यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ फॉलोइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और नॉट. तो आपने लास्ट स्लाइड में देखा अभी कि ये स्केलर एडिशन का रूल फॉलो करती है, वेक्टर एडिशन का रूल जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हो पाया. यहाँ पे जब आपने इसको वेक्टर एडिशन के थ्रू किया तो आपको 5 एम्पियर रिजल्ट मिला. ओके, पर जब आपने इसको स्केलर एडिशन के थ्रू किया तो 7 एम्पियर रिजल्ट मिला. और 7 एम्पियर रिजल्ट आपका जो एक्सपेरिमेंटली आपने एमीटर से मेज़र किया है, तो ये दोनों रिजल्ट जो है वो आपस में मैच कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन. सो इट मीन द करंट इज फॉलोइंग द स्केलर एडिशन, इट इज़ नॉट फॉलोइंग द वेक्टर एडिशंस. Okay, so here we have now these two things we have, but it is not following the vector law of addition. It is following the scalar law of addition. Scalar law of addition you can write here. So that's why we can say current is a scalar quantity. It is not a vector quantity. Okay, so next we will discuss the another term, that is current density. Current density is represented by a symbol J. Actually the current is scalar quantity, but we need something which is we can represent the vector form. Okay, so उस चीज़ के लिए हमने एक और न्यू टर्म बना ली, that is current density, and it is represented by the symbol J. So what is now current density? It is defined as the amount of current flowing per unit area around that point, provided the area vector is in the direction of the current. So let us consider here we have one conductor and the current I is passing through that conductor. Okay, so क्या करते हैं हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास उस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया, बीच में कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया हमने अज्यूम कर लिया. अब इसका हमने एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है. सो बेसिकली व्हाट इज एरिया वेक्टर, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. फॉर सर्कल हाउ कैन यू ड्रॉ द एरिया वेक्टर, ऑलवेज फॉर 2 dimensional body. In the previous video lecture I have discussed, for 2 dimensional body the area vector is always inward side or outward side. Sorry, in both cases it is acting outward side, always outward side in the 2 dimensional body. Okay, or if you have like a sheet, so it may be upward or downward, and if it is vertical sheet, that it may be this side or this side. So now we have a circular body, so we can draw this side and also this side, but we have to take here in this situation according to the definition. So whatever definition is saying, according to the definition, the current flowing per unit area, let this is per unit area, around that point we are calculating, let here some point P is there, we want to calculate the current density at this point. So we have drawn here cross sectional area. So the current flowing, that current I flowing per unit area around that point, provided the area vector is in the direction of current. So here we have to draw the area vector in the direction of current. So this is our area vector. Okay, so this is our area vector which I have drawn in the direction of the, or you can say this is area vector.
This is your choice. You can represent even with the unit vector. Here I have shown both A vector and N vector. So करंट की डायरेक्शन जो वो इस साइड है और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी इस साइड है. सो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट फ्लो हुआ, दैट इज योर करंट डेंसिटी. एंड करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I by A. This is the formula for current density. And what will be SI unit for current? The SI unit is ampere, and the for area it is meter square. So per meter square will be the SI unit for current density. Now we will understand some numerical problem based on the current density. Okay, so this is a numerical under steady state, which is correct. Steady state means when the constant current is flowing. So let the constant current I is flowing through this diagram. This is a container, or you can take any body, any object. ठीक है, तो इसमें से constant current I flow कर रहा है, and this is just like a frustum. तो इसमें से जो करंट जा रहा है, करंट नहीं, इसकी जो करंट डेंसिटी है दैट इज J1, और इस एंड की जो करंट डेंसिटी है दैट इज J2. सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आउट ऑफ दिस टू? सो यू कैन सी हियर J1 और J2 दे रखा, तो इट मीन ये करंट डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो J इज इक्वल टू I बाय A. करंट डेंसिटी डिपेंड करती है करंट के ऊपर और एरिया के ऊपर, लेकिन सिचुएशन क्या, अंडर स्टेडी स्टेट ऑफ करंट. Okay, so in this case A is constant, A is not varying, so your current density will depend on the area. तो यहाँ से कौन सी सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन कंडीशन जो है वो ट्रू है? J1 इज ग्रेटर देन J2. J1 में आप देख सकते हैं एरिया जो है वो लेस से A1 इज लेस देन A2, एंड J जो है वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है. J डिपेंड इन्वर्सली ऑन द एरिया. तो करंट डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी? यहाँ पे J1 पे, बिकॉज मोर एरिया less current density. It's inversely proportional. So in the first case the area is J1 depends on area A1 and J2 depends on area A2. But in which case area is less? Area is less in this case. If area is less, it is decreasing means, so this term will increase inversely. So current density of J1 will be more. So it means your first option is correct. J1 will be greater than J2. Next one, this is your numerical number 2. A solution of copper sulfate furnishes 6 into 10 raised to power 16 copper, 2 positive ion, and 4 into 10 raised to power 16 sulfates ion in 2 seconds. So find the electric current passing through the solution. सो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है हमारे पास. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर कितने आयंस दे रहा है? इतने आयंस दे रहा है अपने. ओके, और हर एक कॉपर के आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो यू कैन राइट हियर चार्ज ऑन 1 कॉपर आयन. सो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 कॉपर आयन? पॉजिटिव 2e चार्ज. सिमिलरली सल्फेट कितने आयंस डोनेट कर रहा है? 4 into 10 raised to power 16. So firstly we will do for copper. Charge on 1 ion of copper. So इतना चार्ज एक आयन के ऊपर है, बट ये कितने डोनेट कर रहा है? 6 into, it is furnishes 6 into 10 raised to power 16 copper 2 positive ion. So total charge due to copper positive ion. So what will the total charge? This is the charge on 1 electron, 1 copper ion, that is 2e, and you will multiply with the total number of the ions. So total number of ion is 6 into 10 raised to power 16. So this is the total charge given by the copper positive ions. Similarly, charge on sulfate ion. So what is the charge on sulfate ions? Charge on 1 sulfate ion. Charge on 1 sulfate ion. So what is the charge on 1 sulfate ion? Sulfate is negative charge, so minus 2e. But how much it is denoting? It is giving 4 into 10 raised to power 16. So total charge due to sulfate ions. Sulfate ions, that will be
negative, we are taking here only magnitude sign, so no need to write negative sign here. We are going to find only the magnitude form. So 2e, and what is the charge here? Number of charge 4 into charge particle 4 into 10 raised to power 16, and time is given 2 seconds. So now how to find, what formula you will apply? You want to find the total current. So total current will be the sum of due to the positive charge carrier and due to the negative charge carrier. Okay, so how can you write this thing? I positive due to the positive charge particle, this one. So you can take it as this charge, you can take Q1, and this one charge you can take Q2. So Q1 by T, I positive, you can write Q1 by T, and this one is Q2 charge by T. So now what you will do, you will substitute the value of Q1, that is this one, and Q2 value in this formula. Okay, so in the next page we will substitute the value of these two. What is the value of Q1? So in that case 2e and 10 raised to power 16 was common. Okay, so time is 2, so we'll write time is same for the 2. You can see this thing, 2e, 2 is common, and this 10 raised to power 16 and 10 raised to power 16 was common, and here 6 plus 4 will come in the next page. So 6 plus 4, and rest of the things has come outside. So what is the value of charge E? That is 1.6 into 10 raised to power minus 19, and here what you will get, 6, 3 it will come, and this one 2. So what is your net charge? 2 into 1.6, 3 to 5, and 10 raised to power minus 19, and here 16 is also there, so 16 you have to write 16 also. So now you will solve it, and you will get what will you get? 16 5 80, 8 to the 16. Okay, and here 10 raised to power minus 3 you will get. So this is your answer. तो फाइनली हमारे न्यूमेरिकल का आंसर आएगा 16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. और यस, एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करना ना भूलें. लिंक जो है वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा. एमसीक्यू लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं. और ये सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स के लिए मेरा चैनल फिजिक्स फिनोमिनल सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.